Yeah, very good morning to everyone. Today we are going to start a one lecture on the separate chapter that's name is Harsa and its time. So in this lecture we are going to cover the history related to Harsa's kingdom, right? So why we waste our times? Let's come to the topic. In this topic, I make a request to everyone. If you had not please like and subscribe. So come on the topics Harsa's kingdom. तो जैसा मैंने बताया पहले भी था, आज भी वही बोल रहा हूँ कि जो गुप्ता यानी कि उसकी जो पावर थी, ठीक है, पावर गुप्ता की वो देखी जाती है मेनली यूपी और बिहार में देखी जाती है, ठीक है। और वो नॉर्थ और यानी कि वेस्टर्न इंडिया में अपना यानी कि रूल कर रहे थे। लगभग ये माना जाता है कि उनकी जो यानी कि राजपाट जो चला लगभग यानी कि 160 साल तक यानी कि चला। और ये कब तक रहा? लगभग जब 6ठी शताब्दी आधी हो चुकी थी तब तक, ठीक है। देन द नॉर्थ इंडिया जो था वो यानी कि छोटे छोटे किंगडम्स में यानी कि डिवाइड हो गया, स्प्लिट्स हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि गोरे हुन्स जो थे उन्होंने अपनी पावर जो थी स्टेब्लिश ज़्यादा यानी कि सुपरमेसी ज़्यादा में आ गई। कहाँ पर? कश्मीर में, पंजाब में और वेस्टर्न इंडिया में। लगभग ये कब हुआ? लगभग 500 AD के अराउंड यानी, ठीक है, तब देखने को मिला। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, उसने यानी कि पास अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाफ ऑफ द डजन एंड द फ्यूडेटरीज हु पार्सल्ड आउट ऑफ द गुप्ता एम्पायर अमंग देमसेल्व्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये देखने को मिला कि नॉर्थ एंड द वेस्टर्न इंडिया जो था कंट्रोल में आ चुका था लगभग 6 सामंत यानी कि रियासतों में, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो हर्षा का जो यानी कि रीजन था उसको ये माना गया है कि वो एक यानी कि सामंतों का यानी कि राज्यकाल था। तो उस वक्त 6 यानी कि सामंत मिलकर इस पूरे किंगडम को चला रहे थे, ठीक है। तो उसी में से क्या हुआ, एक यानी कि बड़ा सामंत जो यानी निकल कर आया जिसे हर्षा के नाम से जाना जाता है। उसने उसकी एक जो रियासत थी थानेश्वर जो हरियाणा के अंदर पड़ती थी उसको यानी कि रूल किया आगे चलकर हर्षा ने। और एक फ्यूडेटरी यानी कि रियासत थी वो, ठीक है, रूल्ड हु ब्रोट दिस अबाउट वाज हर्षवर्धना, ठीक है। किसके मतलब में बताया यानी कि लगभग कब यानी कि वो किसके अंडर आई? 606 से 647 तक यानी कि उसके अंडर रही। एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ हर्षा का टीला इन थानेश्वर सम ब्रिक्स बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड बट दे कैन नॉट बी टेकन टू बी ए पार्ट्स ऑफ प्लेसेस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब यानी कि हर्षा का टीला यानी कि जो थानेश्वर में खोजा गया उससे ये पता चला कि वहां पर ईंटें निकली, ईंटें से बनी हुई बिल्डिंग्स निकली हैं, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि वो सेटलमेंट्स किसी को बताती हो जहां पर कोई महल के बारे में या कोई यानी कि बड़ा फोर्ट देखने को मिला हो। हर्षा मेड कन्नौज हिज सीट्स ऑफ पावर एंड फ्रॉम देयर ही एक्सटेंडेड हिज अथॉरिटी इन ऑल डायरेक्शन। कहने का मतलब हर्षा ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो यानी कि कन्नौज को बनाई थी, वहां से अपनी सारी यानी कि पावर हर डायरेक्शन में वो बिखेरता था, ठीक है। सभी तरह के नियंत्रण वहीं से वो यानी कि रखता था। जैसे जैसे 7वीं शताब्दी आई पाटलिपुत्रा में फिल ऑन हेड डेज एंड कन्नौज कैम टू बी फोर्स। यानी कि कहने का मतलब यानी कि जो कन्नौज था वो बहुत ही यानी कि पावर में आ चुका था उस वक्त, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ ये हम जानेंगे अभी, ठीक है। जैसा कि हम बात करें पाटलिपुत्रा की जो पावर थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ट्रेड और कॉमर्स की जो थी धीरे धीरे क्या हो रही थी, बड़े स्तर पर पहले थी वो, अब ये क्या हो रही थी, धीरे धीरे डिके हो रही थी, ठीक है। टोल कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स हु केम टू बी अ सिटी फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यानी कि जो भी चारों तरफ से यानी कि रूट से क्या कुछ रिवर्स के थ्रू आते थे पाटलिपुत्रा में, उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। कहां पर? पाटलिपुत्रा में। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा समय आ गया कि जब ट्रेड जो था वो यानी कि डिक्लाइन कर गया, मनी बिकम यानी कि स्कार्स हो गई, यानी कि मनी बहुत यानी कि स्कार्स हो गई उस समय पर। ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को यानी कि कहा गया कि भैया हमारे पास इतना धन नहीं है तो ऐसा करो आप थोड़ी जमीन हमसे ले लीजिए और काम करते रहिए। तो मतलब मनी का जब बोलबाला नहीं रह गया तो धीरे धीरे हुआ क्या, मतलब हुआ ये कि हर चीज कोलैप्स करने लगी, इंपॉर्टेंस खत्म होने लगा सिटी का, ठीक है। और जो पावर थी वो मिलिट्री के कैंप्स के हाथों में चली गई एंड प्लेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विच डोमिनेटेड लॉन्ग स्ट्रेंच ऑफ लैंड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राजा के हाथ में ना रहकर पावर मिलिट्री के हाथों में आ गई। अब वो जैसे चलाना चाह रहे थे वैसे चल रहा था, ठीक है। टू दिस क्लास बिलोंग टू कन्नौज, और ये जो क्लास थी कन्नौज से बिलोंग कर रही थी। सिचुएटेड इन द फर्रुखाबाद, अगर बात करें जो थानेश्वर था फर्रुखाबाद में यानी कि अगर देखा जाए वहां पर यानी कि कुछ क्लासेस उसकी यानी कि सिचुएटेड जो यूपी का पार्ट था, ठीक है।
इट सोट इनटू द पॉलिटिकल प्रोमिनेंस फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। कहने का मतलब वो प्रोमिनेंस में निकल कर आया, मतलब उसका वर्चस्व देखने को मिला 6th सेंचुरी के यानी कि मिड ऑनवर्ड्स, ठीक है। इट्स इमर्जेस एज ए सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द राइन ऑफ द हर्षा ऑनवर्ड्स typifies the coming of the feudal ages in the North India. Just Patliputra largely represents the प्री-फ्यूडल ऑर्डर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर्ष का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वर्चस्व देखने को मिला, और उस वक्त जो थानेश्वर था एक यानी कि बढ़िया पावर में निकल कर आया, पाटलिपुत्र उससे यानी कि कम पावर में हो गया, ठीक है। और वो लार्जर एरिया पे था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा फ्यूडल यानी कि लोग आ चुके थे, मतलब सामंत में वो बढ़ चुका था। फोर्टिफिकेशन ऑफ ए प्लेस इन अ प्लेन एरियाज मोर डिफिकल्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्लेन एरिया में राज होता है या कोई यानी कि सिंहासन होता है तो उसका फोर्टिफिकेशन करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कन्नौज जैसी जगह था जो एलिवेटेड एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र में था, इसीलिए वहां पर यानी कि फोर्टिफाइड करना बहुत ही आसान हो गया। अगर बात करें लोकेटेड राइट टू द सेंटर ऑफ द दोआब, और ये यानी कि दोआब के बीच में यानी कि लोकेटेड था, तो इसके मतलब यहाँ पर ये लोग नदियों का भी फायदा उठा रहे थे, ठीक है, फोर्टिफिकेशन के लिए। और यानी यहाँ से बहुत सारा फायदा ये उठा रहे थे कि यानी कि इनको ट्रेड करने में यानी कि यातायात के साधन में बहुत ज्यादा मदद मिली 7th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। देयरफॉर द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न विंग्स ऑफ द दोआब सोल्जर्स कुड बी मूव्ड बाय बोथ वाटर एंड द रूट्स। जैसे मैंने बताया, जो यानी कि सोल्जर्स थे वो यानी कि उस पर कंट्रोल करने के लिए वाटर और यानी कि लैंड के थ्रू कहीं भी मूव कर सकते थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द हर्षा राइन इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ बाणभट्टा। कहने का मतलब यानी कि जो पहली इतिहास के बारे में बात करें, जो पहला इतिहास देखने को मिलता है किसके बारे में, हर्ष के बारे में, वो हमें किससे मिलता है, बाणभट्ट की यानी कि जो लिखी हुई यानी कि एक बुक है जिसने यानी कि हर्ष के यानी कि चरित्र पर लिखा है, हर्ष के यानी कि हर्ष के ऊपर लिखी है, हर्ष के जीवन काल पर लिखी है, उसके बारे में बताता है। उससे यह कुछ यानी कि उसकी प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। दिस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द अकाउंट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स ह्वेनसांग। और ये सब चीजें यानी कि वहां से कंप्लीट यानी कि सप्लीमेंट होती हैं पूरी तरीके से, उसके अकाउंट से मिलता है। कौन? चाइनीज एक ट्रेवलर था जिसका नाम था ह्वेनसांग, जो चाइना से आया था। उसने इंडिया में लगभग अपने 15 साल यहाँ पर बिताए थे, ठीक है, हर्षा के सेवन यानी कि काल में, हर्षा के समय पर। और इस कंट्री में उसने यानी कि वो आया था यानी कि बुद्ध के बारे में स्टडी करना, बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करना, बहुत समय अपना बिताया नालंदा में, अपना समय बिताकर बहुत सारी चीज़ें लिखी। उसके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी और उसने उसी चीज़ को लिख दिया, वही आगे चलकर हमें हर्षा के बारे में बताता है। हर्षाज इंस्क्रिप्शन स्पीक ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द टैक्सेस एंड द ऑफिशियल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर्षा के जो इंस्क्रिप्शन वो यानी कि बताते हैं वेरियस टाइप्स यानी कि टैक्सेस के बारे में, ऑफिशियल्स के बारे में। हर्षा कॉल्ड द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ द इंडिया। यानी कि हर्षा को अगर बात करें कि जो हर्षा था यानी कि एक ग्रेट हिंदू एम्परर था, लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर था इंडिया का। बट देखा जाता है कि वो ज़्यादा यानी कि मतलब स्ट्रंच यानी कि स्टॉन्च टाइप का यानी नहीं था, मतलब यानी कि कट्टर हिंदू नहीं था वो, ठीक है। और ना ही उसने पूरे भारत पर रूल कर रखा था, मतलब पूरे होल भारत पर यानी कि उसने अथॉरिटी नहीं जमा रखी थी। उसका कुछ ही पार्ट्स में यानी कि नॉर्दर्न साइड में यानी कि कश्मीर को छोड़कर उसका यानी कि क्षेत्र था, ठीक है। अगर बात करें तो यानी कि उसका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और ओडिशा में बहुत ज़्यादा उसका वर्चस्व था। और अगर बात करें जैसे उसका इन्फ्लुएंस यानी कि बड़े वाइडर एरिया पर देखने को मिलता है। इट अपीयर्स दैट द पेरीफेरियल स्टेट ऑफ एक्नॉलेज्ड हिज सोवरेनिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी सोवरेनिटी बहुत बड़े यानी कि स्टेट्स में देखने को मिलती है, मतलब उसकी यानी कि उसके अंदर बहुत सारे यानी कि उसकी पावर जो स्वतंत्र पावर थी, वो बहुत सारे डिसीजन ले लिया करता था। इन ईस्टर्न इंडिया यानी कि जैसे पूर्वी भारत की बात करें, उसने यानी कि एक अपोजिशन देखा, एक यानी कि जो राजा था, ठीक है, जिसका नाम था शशांक, और वो यानी कि शिव धर्म को यानी कि फॉलो करता था, यानी कि भगवान शिव की यानी कि पूजा करता था। बात करें तो गौड़ साम्राज्य से था और उसने यानी कि अपोज किया था किसको, यानी कि हमारे हर्षवर्धन को। लेकिन ऐसा क्या यानी कि क्या देखने को मिला, अपोजिशन किससे देखने को मिला, क्योंकि उसने क्या किया था, जो बोध गया में एक ट्री था यानी कि बोधि ट्री, जिसके नीचे यानी कि निर्वाण प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को, उसको काट दिया था उसने। हालांकि हमें यह मालूम है कि जो शशांक था उसकी मृत्यु हो गई थी लगभग 619 AD के अराउंड। बट पुट एन एंड ऑफ द हॉस्टिलिटी, उसका यानी कि अंत हो गया इस तरीके से। फिर बाद में क्या होगा, हर्षा को यानी कि कोई भी ऐसी यानी कि पावर नहीं देखने को मिली जो उसे यानी कि उसको यानी कि पूर्व में रोक सके, ठीक है। और नर्मदा में अगर बात करें तो एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन, जो साउथ का राजा था, यानी कि वहां पर वो राज कर रहा था, तो इसलिए नर्मदा तक उसने यानी कि हर्षा को रोके रखा। तो इसलिए यानी कि अगर देखा जाए तो हर्षा का साम्राज्य इधर पूर्व में यानी कि आगे शशांक का भी एरिया बाद में हो गया होगा। और दूसरी बात
यानी कि नर्मदा के तरफ यानी कि साउथ में हो गया होगा। और लास्ट में अगर इधर की बात करें हम लोग यानी कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की बात तो कर ही लिए थे, ठीक है। तो अगर बात करें पुलकेशिन का जो यानी कि साम्राज्य था, अगर मॉडर्न के समय पर बात करें तो कर्नाटक जो आज का मॉडर्न समय है और महाराष्ट्र है, वो यानी कि उसका यानी कि उस समय का यानी कि शासनकाल था, यानी कि उस वक्त के यानी कि समय इतना बड़ा साम्राज्य था उसका, जिसकी यानी कि बादामी जो थी उसकी राजधानी थी, ठीक है, जो आज मॉडर्न समय पर कर्नाटक के अंदर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के अंदर आती है, उसके नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो यानी कि हर्षा डिड नॉट फेस एनी सीरियस ऑपोजिशन, इसके अलावा हर्षा ने कोई भी अपने समय काल में यानी कि कोई भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन नहीं यानी कि देखा है। और कहा जाता है कि सक्सीडेड गिविंग द मेजर्स ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, और यानी कि बहुत बार यानी कि उसने पॉलिटिकल यूनिटी से यानी कि लार्ज पार्ट को यानी कि दूसरों को इन्वेड किया और यानी कि अपनी पॉलिटिकल सिस्टम चलाए रखा, मतलब राजतंत्र चलाए रखा उसने। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हर्षवर्धना's राइन इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशिएंट मेडाइवल टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर्षवर्धना का जो यानी कि जो साम्राज्य है, शासनकाल है, उसमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि ट्रांजिशन यानी कि ट्रांजिशन पीरियड वो जहाँ पर हमारा एंशिएंट खत्म हो जाए और जहाँ से हमारा मेडाइवल चलने लगे, तो ऐसे पीरियड के बीच, जो इन दोनों के पीरियड के बीच में जो समय काल आए उसे बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। किसके लिए, हर्षवर्धना का। मतलब एक पीरियड जहां पर खत्म हो रहा हो, दूसरा पीरियड जहां से चल रहा हो, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड। तो यानी कि हर्षा का पीरियड ना तो एंशिएंट में ज्यादा इंक्लूड होता है और ना ही मेडाइवल में, तो इसलिए उसका ट्रांजिशन पीरियड देखा जाता है। हर्षा गवर्नड हिज एम्पायर ऑन ए सेम लाइन्स एज डिड गुप्ता। हर्षा ने वैसे उसी तरीके से शासन किया जिस तरीके से गुप्ता ने किया था, वही नीति अपनाई, वही यानी कि चाल अपनाई, उसी तरीके की इकोनॉमी अपनाई, उसी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया, उसी तरीके के यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किया उसने। बट इज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम फ्यूडल। लेकिन अगर बात करें जैसे गुप्ता में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज पावर थी, लेकिन इसमें क्या था, सेंट्रलाइज पावर ना होने के कारण ज्यादा सामंतवादी विचारधाराएं फैली हुई थी, ठीक है। इट इज स्टेटेड दैट, ये कहा जाता है कि यानी कि उसके पास लगभग 1 लाख हॉर्सेस थे, 60,000 एलिफेंट्स थे, ठीक है। दिस अपीयर द एस्टोनाइजिंग बिकॉज द मौर्य हु रूल्ड ओवर वर्चुअली इंटायर कंट्री एक्सेप्ट द डीप साउथ। और लगभग यानी कि कहा जाता है कि मौर्य एक बहुत बड़ी यानी कि डायनेस्टी थी, हाँ एक साम्राज्य था, जो यानी कि देखने को मिलता है कि उसमें लगभग खाली 30,000 खाली उनके पास यानी कि कैवलरी होती थी और 9,000 खाली एलिफेंट होते थे। तो ये संख्या, जो इतनी बड़ी संख्या बता रहा हूं मैं, यानी कि 1 लाख हॉर्स और यानी 60,000, तो इसका मतलब ये है कि जो सामंत, वो जो 6 सामंत के बारे में बताया, उनकी भी सेनाएं मिलकर ये सब इकट्ठी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि उनमें सब बढ़ चढ़कर यानी कि देखा जाए तो हर्ष सबसे मेन होगा और उनसे यानी कि मिलाकर ये लोग युद्ध लड़ा करते होंगे। हर्षा कुड हैव अ लार्जर आर्मी, उसके पास बड़ी लार्ज आर्मी थी। इफ ही वाज पोजीशन टू मोबिलाइज सपोर्ट ऑफ ऑल द फ्यूडेटरीज। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई आर्मी वार या किसी आर्मी में वार होता होगा तो वो सभी फ्यूडेटरी जो थी आपस में एक हो जाती होंगी एक समय पर और आपस में मिलकर युद्ध लड़ती होंगी, इसलिए वो यानी कि वो जो इतनी बड़ी आर्मी है वो स्ट्रेंथन हो पाती होगी। Evidently, every feudatory contributes his quota of foot soldiers and horses, and thus enormously added the imperial army. The vast number of the imperial army suggested that a great increase in the population. कहने का मतलब जो बड़ी आर्मी था, इससे मतलब ये पता चलता है कि जब बड़ी आर्मी है तो उस वक्त यानी कि पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। लैंड ग्रांट्स कंटिन्यू to be made to the priest for the special services regard to the states. कहने का मतलब यहाँ पर लैंड ग्रांट जो था प्रीस्ट को दिया जा रहा था, जैसे पहले दिया जा रहा था, ये मानकर चल रहे थे कि ये यानी कि स्पेशल सर्विस के अकॉर्डिंग यानी कि सब कुछ हो रहा है ये। मोर इम्पोर्टेंटली अगर बहुत ही बढ़िया स्तर पर देखें तो हर्षा यानी कि हर्षा इज क्रेडिटेड विद ग्रांट ऑफ लैंड। कहने का मतलब हर्षा जो है वो क्रेडिट करता था, क्या मतलब क्या कि यानी कि जमीन को दान में देता था, ठीक है, ऑफिसर्स को, बाय इशूइंग द चार्टर्स, कि हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे, ठीक है, हम तुम्हें ये जमीन देते हैं और इसमें अपने तुम खाने पीने के लिए उगाओ और साम्राज्य में कार्य करते रहिए, यानी कि करेंसी नहीं देते थे। These grants allowed to the same concession to the priest as well as allowed to the earlier grants. यानी कि ये सब चीजें ऐसा था कि वो ऑफिसर्स को दे ही रहे थे, प्रीस्ट को भी इसी तरीके से देते थे। अगर चाइनीज पिलग्रिम्स की बात करें, जो ह्वेन सांग था वो बताता है हमें कि हर्षा यानी कि हर्षा रेवेन्यू जो था उसको 4 भाग में डिवाइड कर रखा था। पहला पार्ट जो था वो ये बताता था कि
वो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च के लिए यूज करता था। किसके लिए? किंग अपने खर्च के लिए रखता था। दूसरा होता था विद्वानों के लिए, ठीक है। और तीसरा जो खर्च है वो यानी कि ऑफिसर्स और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए यानी कि रखा जाता था। और जो चौथा होता था वो यानी कि धार्मिक कर्मकांडों के लिए रखा जाता था। He also tells us the ministers and high officials of the states were endowed with land। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मिनिस्टर्स के बारे में भी बताता है और यानी कि स्टेट के बारे में भी बताता है, लैंड के बारे में भी बताता है, ठीक है। द फ्यूडल प्रैक्टिस ऑफ रिवार्डिंग एंड पेइंग ऑफिसर्स विद ग्रांट्स ऑफ द लैंड सीम्स टू हैव बीन बिगन अंडर द हर्षा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर फ्यूडल प्रैक्टिस की बात करें तो यानी कि रिवार्ड किया जाता था, पेइंग किया जाता था ऑफिसर्स को, ठीक है। ग्रांट्स यानी कि जमीन जो होती थी उनको दान में दी जाती थी, पे किया जाता था इस फॉर्म में, ठीक है। आरंभ किया गया था कब? हर्षा के अंडर। दिस एक्सपेंशन व्हाई डू वी हैव नॉट वेरी मेनी कॉइन्स। इसी से पता चलता है कि ये सब चीजें जब जमीन में ही यानी कि इधर से उधर यानी कि दान में दे देने पर या जमीन के बल पर ही यानी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करते थे। इससे पता चलता है कि इसीलिए उन्होंने ज्यादा कॉइन्स को इशू नहीं किया था। इन हर्षाज एम्पायर यानी कि उसके एम्पायर में देखा जाए, उसके साम्राज्य में देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट वेल मेंटेन। जो यानी कि कानून और यानी कि जो व्यवस्थाएं थी उनको यानी कि अच्छी तरीके से यानी कि मेंटेन नहीं करके रखा उन्होंने था। व्हेन सांग अबाउट दोज वेलफेयर स्पेशल केयर में हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। व्हेन सांग को यानी कि बहुत सारी धमकियां मिलती थी क्योंकि वो बुद्धिज्म को फैला रहा था, इसीलिए यानी कि बहुत सारी यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे यानी कि बचाने के लिए कुछ सेफ्टी भी मिली थी हर्षवर्धन के द्वारा। वाज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग। क्या हुआ, एक बार डकैती पड़ी थी, ठीक है, जो उससे बिलोंग करते थे हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धना से। तो हुआ क्या उसमें? although he reports the according to laws and the lands services to punishments were inflicted one crime। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो चोरी होती थी, चोरी को एक पनिशमेंट माना जाता था और बहुत ही सीरियस यानी कि पनिशमेंट माना जाता था। कहा था उसे दूसरा नंबर का यानी कि पनिशमेंट माना जाता था, उनके समय पर एक क्राइम माना जाता था, एक द्रोह, देशद्रोह माना जाता था। रॉबरी वाज कंसीडर्ड टू बी द सेकंड ट्रीजन फॉर विच राइट हैंड ऑफ द रोबर वाज एम्पुटेड। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रॉबरी है उसको यानी कि सेकंड ट्रीजन माना जाता है, एक सेकंड बहुत बड़ा कारण माना जाता था। उससे मतलब क्या होता था, रोबर का यानी कि जो चोर होता था उसका राइट हैंड जो था उसको काट दिया जाता था, ठीक है, और छोड़ दिया जाता था। तो इसलिए वो चोरी ना कर पाए, इसलिए चोरी को मेंटेन करने का यही कारण था। हाउएवर अपीयर्स दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज्म, ये सब कब हो रहा था? जब बुद्धिज्म भी यानी कि इन्फ्लुएंस में था उस वक्त, ठीक है। द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट वाज माइग्रेटेड क्रिमिनल वर इम्पोज्ड फॉर लाइफ। कहने का मतलब ये सब था उस वक्त, लेकिन कुछ उसको कंट्रोल में क्या कर रखा था बुद्धिज्म, क्योंकि जो बुद्धिज्म में यानी कि अपना विश्वास रखते थे वो इन चीजों को नहीं करते थे, इसलिए पनिशमेंट को थोड़ा कम किया गया इसके अराउंड, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म कहता है किसी की हत्या मत करो, जीवों पर दया करो, ये बोलता था, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पनिशमेंट को थोड़ा हल्का किया गया था बुद्धिज्म के द्वारा। राइन ऑफ हर्षा इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स ह्वेनसांग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर्षा का जो यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसके समय पर एक चाइनीज पिलग्रिम्स आया था, चाइनीज यात्री आया था जिसको ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है, और हु लेफ्ट चाइना, लगभग उसने चाइना को यानी कि लेफ्ट किया था कब? 229 एडी के अराउंड, ठीक है, और ट्रेवल्ड ऑल वे ऑफ इंडिया, और उसने इंडिया की हर डायरेक्शन में यानी कि उसने यानी कि विचरण किया, देखा। आफ्टर ए लॉन्ग स्टे इन इंडिया, जब वो लंबे समय तक भारत में रहा और बाद में यानी कि चाइना गया, लगभग देखा गया तो वो लगभग 600 यानी कि 45 एडी के अराउंड यानी कि चाइना पहुंचा, ठीक है। और ही हैड कम टू स्टडी, और यहाँ पर वो क्यों आया था? क्योंकि नालंदा में एक यूनिवर्सिटी थी जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर यानी कि वो यानी कि बुद्धिस्ट के टेक्स्ट को यानी कि पढ़ने आया था, उसको कलेक्ट करने आया था, उसको पढ़ने आया था, उससे ज्ञान लेने आया था कि आखिरकार बुद्धिज्म क्या बताता है। The pilgrims spent many years in हर्षन कोर्ट, traveled widely in India। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पिलग्रिम्स है, मतलब पिलग्रिम्स, उसने यानी कि बहुत सारा अपने समय यानी कि यहाँ पर हर्षा के कोर्ट में दिया, ठीक है, और बड़े स्तर पर भारत में टहला। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हर्षा बिकम ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ द बुद्धिज्म एंड मेड जीनियस इंडोमेंट्स टू इट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है उसने उसकी बहुत सपोर्ट करी ह्वेनसांग की, और आखिरकार बाद में क्या हुआ, हर्षा ने भी यानी कि पहले तो सैविज्म को फॉलो करता था, बाद में क्या हुआ उसने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट करा लिया।
द पिलग्रिम वाइडली डिस्क्राइब्स हर्षाज कोर्ट्स एंड लाइफ इन दोज डेज एंड दिस अकाउंट्स is richer and more reliable than of the Faihan, sending light on the social, economic as well the religious sects of the period. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पिलग्रिम्स की अगर बात करें तो उसने यानी कि उससे भी यानी कि जो ह्वेनसांग आया था पहले, ठीक है, सॉरी फाहियान आया था, तो उससे भी अच्छा यानी कि इसने अपने यानी कि रिटन में जो यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिए तो ह्वेनसांग ने उससे भी अच्छा बताया. चाइनीज अकाउंट सोज यानी कि जो अगर चाइनीज अकाउंट की बात करें वो बहुत अच्छा बताते हैं दैट पाटलिपुत्रा वाज द स्टेट ऑफ डिक्लाइन एज वाज वैशाली. कहने का मतलब जो यानी कि जैसे जैसे चाइनीज अकाउंट ये बताते हैं कि पाटलिपुत्रा और जो वैशाली थे वो उस समय पर पहुंच चुके थे, उनका यानी कि पतन होने लगा था. ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो यानी कि प्रयाग और कन्नौज जो थे वो बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट स्थान हो गए थे और उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था. ब्राह्मणा एंड द क्षत्रिया आर रिपोर्टेड टू हैव लेड टू द सिंपल लाइफ. कहने का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिया वो देखा गया कि वो सिंपल जीवन जी रहे थे, ठीक है, बट द नोबल एंड द प्रीस्ट ऑफ द लग्जरी लाइफ. कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि जो कहते हैं नवरत्न वगैरह, तो कोर्ट के जो मिनिस्टर होते थे और यानी कि जो प्रीस्ट होते थे वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, ठीक है. दिस इंडिकेट द डिफरेंशिएशन इन द रैंक्स ऑफ द ईच ऑफ द हायर वर्नास. और इससे ये यानी कि डिफरेंशिएट का पता चलता है कि एक रैंक में यानी कि पता चलता है कि दो हायर वर्ना के बारे में कि आखिरकार उनकी रैंक में कितनी कितनी गिरावटें थी. मेजोरिटी इन ईच ऑफ देम मे हैव बी टेकन एग्रीकल्चर. कहने का मतलब मेजोरिटी उसमें से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर भी उस वक्त हो रहा था. ये कहा गया है कि ह्वेनसांग कॉल्स द शूद्राज एग्रीकल्चरिस्ट. इसी कारण यानी कि ह्वेनसांग ने शूद्रा को एग्रीकल्चरिस्ट कहा है, विच इज सिग्निफिकेंट. और ये बहुत ही यानी कि सिग्निफिकेंट था उस समय. अर्लियर टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स देम एज ए सर्विंग थ्री वर्नास. कहने का मतलब और पहले का जो यानी कि जो टेक्स्ट है वो हमें ये बताते हैं कि शूद्रा जो होते थे वो खाली सर्विंग करने के लिए आते थे हायर थ्री वर्ना को. कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य. Chinese pilgrims note the living of the condition of the untouchables such as the scavengers and executioners. Untouchables lived outside the villages. और ये भी कहा गया है, उसने बताया कि जो दलित होते थे, क्षुद्र होते थे, उनको यानी कि मतलब जो अनटचेबल्स होते थे जिनको यानी कि छुआछूत से बचा जाता था उनको गांव के बाहर रखा जाता था, ठीक है. और ये भी कहा जाता था कि जब भी वो गांव में इंटर करते थे तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे, कहते थे कि हम गांव में आ रहे हैं, आप अपना रास्ता दूर कर लीजिए, क्योंकि उनके टचिंग में कोई आ ना पाए, ठीक है. ये कर देते थे कि जैसे वो एंट्री करेंगे तो उनको कोई छू ना पाए, अगर तुम छू लोगे तो आप पवित्र हो जाओगे, ऐसा बोला जाता था. बुद्धिज्म एंड नालंदा के बारे में बात करते हैं. तो बुद्धिस्ट वर डिवाइडेड, उनको यानी कि 18 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है. चाइनीज पिलग्रिम्स वाज इन इंडिया. कहने का मतलब जैसे जैसे यानी कि चाइनीज पिलग्रिम जो इंडिया में आया उसने बताया कि जो बुद्धिज्म था उसको 18 सेक्ट्स में यानी कि डिवाइड किया गया था. ओल्ड सेंटर ऑफ द बुद्धिज्म हैड फॉलन ऑन बैड डेज. कहने का मतलब जो बात है जो ओल्ड सेंटर है बुद्धिज्म का, ठीक है, वो फॉलन किया गया बैड डेज में, यानी कि गिर चुका था, बहुत ही बुरे दिनों में गिर चुका था. मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द यानी कि नालंदा था उस वक्त के समय पर, विच मेंटेन द ग्रेट यूनिवर्सिटी मीट फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. वो एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहां पर यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए फेमस थी. इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि टू हैव हैड मेनी, लगभग यानी कि वहां पर ये कहा जाता है कि वहां पर 10,000 के अराउंड यानी कि स्टूडेंट्स अध्ययन करते थे, ऑल मॉन्क्स, ठीक है. they were taught the Buddhist philosophy of the Mahayana school. यानी कि वहाँ पर महायाना यानी कि विद्यालय की यानी कि उनको स्कूल की क्या पढ़ाई जाती थी? बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को पढ़ाया जाता था. although all the mounds of the Nalanda have not been dug, यानी कि जितने भी यानी कि नालंदा के जो यानी कि डग्स हैं उनको यानी कि नहीं खोदा गया है. और एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि इतना यानी कि बड़ी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग शायद वहाँ पर नहीं थी. these were raised or renovated over a period of the 700 years from the 5th century onwards. Building exposed by the excavation do not have capacity to accommodate 10,000 monks. बिल्डिंग जब खोदी गई तो उससे पता चलता है कि वहां पर इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 10,000 मॉन्क्स को यानी कि उसमें रख सकें. लेकिन अगर बात करें 670 के राउंड एक यानी कि चाइनीज पिलग्रिम्स आया था जिसका नाम था आई सिंह, ठीक है. आई सिंह उसने विजिट किया नालंदा को और उसने मेंशन किया कि नहीं ऐसा नहीं था. उसने बताया कि 3,000 तक के मॉन्क्स यानी कि वहां पर रहते थे और अगर उसके अनुसार चला जाए तो ये पूरा टेक्स्ट बिल्कुल सही बैठ रहा है. तो मतलब आई सिंह के अनुसार ये सही है, ठीक है.
दिस इज अ रीजनेबल बिकॉज it is the remembering of the mounds excavated buildings cannot be sufficiently spacious have accommodated 10,000 monks. तो इसका मतलब आइसिंग की बात सही है. According to Huensang's, the monastery at Nalanda was supported from the revenue of the 100 villages. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनको यानी कि रेवेन्यू लिया जाता था, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो यानी कि मोनेस्ट्रीज थे उनके वो यानी कि 100 विलेजेस से क्या लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे. आइसिंग रेजेस हिज नंबर, यानी कि आइसिंग ने बताया वो कितना, लगभग उसने बताया कि 200 विलेजेस से यानी कि रेवेन्यू लिया जाता है. नालंदा दस हैड अ ह्यूज मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट. कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो नालंदा था इसलिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है उसके हर्षवर्धना के समय पर. हर्षा जो है उसने फॉलो किया टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को. ठीक है. शिवा इन हिज अर्ली ईयर्स, यानी कि वो एक यानी कि पहले भगवान शिव को फॉलो करने वाला एक व्यक्ति था. बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे यानी कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया. एज ए डिवोट बुद्धिस्ट ही कन्वर्ट ग्रांड असेंबली एट कन्नौज वाइडली पब्लिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द महायाना. और बाद में क्या किया उसने, यानी कि सभा रखी कहाँ पर, कन्नौज में, और उसने यानी कि महायाना की डॉक्ट्रिन फिलोसॉफी को सारे में बताया. ठीक है. द असेंबली वाज अटेंडेड नॉट ओनली बाय द होनसांग एंड द कामरूपा रूलर भास्कर वर्मन बट आल्सो द किंग ऑफ द 20 स्टेट्स एंड बाय द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ द प्रीस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सेक्ट्स. कहने का मतलब यानी कि कामरूपा के द्वारा ही नहीं, हुएनसांग के द्वारा ही नहीं, हर्षवर्धना के द्वारा नहीं, लेकिन वहां पर लगभग 20 राज्य से, मतलब यानी कि 20 देशों से लोग निकल कर आए थे जो वहां पर इस डिफरेंट यानी कि इस मीटिंग को अटेंड किया था. जो प्रीस्ट बिलोंग कर रहे थे वो भी यहाँ पर आए थे. लगभग कितने थे, थाउजेंड्स ऑफ द प्रीस्ट यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किए थे. टू टेस्ट द हॉल बुइल्ट एकोमोडेट, लगभग हाल के बारे में बताया जाए तो वहां पर 1000 पर्सन ही आ सकते थे ऐसा बताया जा रहा है. ठीक है. हाउएवर द मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वाज अ ह्यूज टावर इन अ मिडल ऑफ विच द गोल्डन स्टेचू ऑफ द बुद्धा एज ए टाल एज द किंग हिमसेल्फ. कहने का मतलब वो जो बड़ी यानी कि बिल्डिंग बनाई गई थी उसमें बुद्धा की एक प्रतिमा लगाई गई थी और प्रतिमा की जो ऊंचाई थी वो किंग की ऊंचाई के बराबर ही थी. हर्षा वर्शिप्ड द इमेज एंड गेव द पब्लिक डिनर. कहने का मतलब हर्षा ने सभी यानी कि भगवान बुद्ध की पूजा करी और सभी को यानी कि सभी प्रजा को, जितनी भी पब्लिक वहां पर आई थी उनको डिनर के लिए यानी कि इनवाइट किया और खाना खिलाया. The discussion in the conference was initiated by the Huensang, who delighted on the virtues of the Mahayana Buddhism and challenged the audience to refute his arguments. ये सभी यानी कि जो यानी कि जो भी महायाना बुद्धिज्म की जो फिलोसॉफी थी उसको यानी कि बहुत अच्छे से बताया. किसने, हुएनसांग ने बताया और ये कहा कि अगर तुम्हें कोई दुविधा है तो मुझे चैलेंज करो. चैलेंज का मतलब मैं किसी अगर उत्तर का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे बताओ. तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे उसके अगेंस्ट में आ गए थे. ठीक है. हाउएवर नोबडी केम फॉरवर्ड फॉर 5 डेज, यानी कि कोई भी उसके समय यानी कि 5 दिनों तक उसके सामने नहीं आया. एंड देन हिज थियोलॉजी राइवल कॉन्स्पायर्ड टू टेक द पिलग्रिम्स लाइव्स. और बहुत से लोग उसकी इस धारणा को लेकर बदल गए और उन्होंने पिलग्रिम्स का जीवन यानी बिताना स्टार्ट कर दिया. हियरिंग ऑफ दिस प्लॉट, यानी कि इसको सुनने के बाद हर्षा थ्रेटेंड टू बी हीड एनीबडी कॉजिंग द हुएनसांग द स्लाइटिंग हार्म्स. कहने का मतलब उसने कहा अगर किसी ने यानी कि अगर हुएनसांग को यानी कि हार्स मतलब किसी ने भी उसको यानी कि कुछ भी परेशानी देने की कोशिश करी तो उसका मृत्युदंड होगा, मतलब उसको सजा दी जाएगी ऐसा बोला गया था. सडनली ग्रेट टावर caught fire, there was attempt to assistance of the हर्षा. और क्या हुआ उसी रात यानी कि हर्षा पर एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ और उसमें यानी कि हर्षा बच गए. ठीक है. फिर क्या हुआ, हर्षा ने क्या किया, लगभग 500 ब्राह्मण्स को अरेस्ट किया. ठीक है. और he banished most of them, also executed few. उसमें से क्या किया, बहुत से लोगों को उसने बैनिश किया और बहुत से लोगों को उसने छोड़ दिया. ठीक है. कुछ लोगों को उसने यानी एग्जीक्यूट किया यानी कि सजा दी. This would indicate the Harsha was not as tolerant as the patent. ये बताता है कि हर्षा उतना टॉलरेंट नहीं था जितना यानी कि बताया गया है. ठीक है. आफ्टर कन्नौज, यानी कि कन्नौज के बाद ही हेल्ड एट अ प्रयाग एट अ ग्रेट
assembly which was attended by the tributary princes, monastery, nobles etc. यानी कि कन्नौज में तो एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसने प्रयाग में एक यानी कि असेंबली रखी, वहां पर वो गया और बहुत सारे यानी कि उसने ट्रिब्यूट्स दिए, ठीक है, प्रिंसेस को, प्रिंसेस और मोनेस्ट्रीज, नोबल्स को। थे ऑन दिस ओकेजन उस पर क्या हुआ, एन इमेज ऑफ द बुद्धा वाज वर्शिप्ड, वहां पर बुद्धा की वर्शिप की पूजा हुई, ठीक है। उसने क्या किया, डिस्करेज किया, वर गिवन टू द बाय द हुएनसांग्स, यानी कि सब यानी कि उत्साह बढ़ाया किसके द्वारा गया था, हुएनसांग के द्वारा। एट द एंड ऑफ द हर्षा मेड ह्यूज डोनेशन, लास्ट में क्या किया उसने, बहुत बड़ा यानी कि अनुदान दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, यानी कि उस ट्रेडिशन के अनुसार चला जाए तो ही गेव अवे एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज पर्सनल क्लोथिंग, उसने सब चीज दे दिया था, अपने कपड़े तक दे दिए थे, ठीक है। पर्सनल क्लोथ मतलब यानी कि कच्छा वगैरह, बाकी ऊपर के आभूषण, वस्त्र, सब कुछ दे दिया था। हुएनसांग स्पीक्स ऑफ हर्षा इन ग्लोइंग टर्म्स, द किंग वाज काइंड, यानी कि कहा गया कि किंग जो था बहुत ही यानी कि काइंड था, बहुत दयालु था। कोर्टियस एंड द हेल्प टू हिम, जो दरबारी थे उसे यानी कि उसकी यानी कि मतलब हेल्प करते थे। एंड द पिलग्रिम्स वाज एबल टू विजिट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, कहने का मतलब जो पिलग्रिम्स थे बहुत यानी कि अलग अलग यानी कि अंपायर के भागों में यानी कि विजिट कर रहे थे। बाणभट्टा गिव्स अस फ्लैटरिंग अकाउंट्स ऑफ द अर्ली years of the pattern of his book हर्षचरित्र in ornate styles which become a model for later writers, कहने का मतलब बाणभट्टा ने हर्ष के बारे में बहुत पहले का लिख रखा है, जिसमें यानी कि उसके आभूषण के बारे में, उसका पहनाव के बारे में भी लिखा है। हर्षा इज रिमेंबर्ड नॉट ओनली हिज पैट्रोनेज एंड लर्निंग बट आल्सो फॉर द ऑथरशिप ऑफ 3 प्लेज, यानी कि हर्षा को उसको यानी कि काइंडनेस, उसका यानी कि पैटर्न के बारे में ही नहीं जाना जाता है, उसके यानी कि 3 प्ले के बारे में जानता है। एक था प्रियदर्शिका, दूसरा था रत्नावली, तीसरा था नागनंदा। जो बाणभट्ट था एट्रीब्यूट्स अ ग्रेट पोएटिकल स्किल टू हिम, उसके पास बहुत अच्छी यानी कि एक कवि था वो, और बहुत अच्छा यानी कि वो लिखता था, बहुत अच्छी स्किल थी उसके पास गाने की, जो कविताएं करता था। एंड सम लेटर ऑथर्स, कुछ बाद में ऑथर निकल कर आए, कंसिडर टू हैव बीन अ लिटरेरी मोनार्क, उनको यानी कि एक अच्छा मोनार्क माना गया। हाउएवर हर्षाज ऑथरशिप ऑफ 3 धर्मास इज डाउटेड बाय द सेवरल मेडाइवल स्कॉलर, कहने का मतलब अगर मध्यकालीन भारत के अगर कुछ स्कॉलर्स के बाद में बात करें तो उसमें डाउट था कि वो यानी कि 3 फिलोसॉफी को नहीं मानकर चलता था। हाउएवर हर्षाज ऑथरशिप ऑफ द, मैंने बता दिया था, ठीक है। इट इज हेल्ड, ये कहा गया कि दैट दे वर कंपोज बाय ए पर्सन कॉल्ड धावका, यानी कि वो कंपोज की गई थी एक पर्सन के द्वारा जिसका नाम था धावका। इन द नेम ऑफ द हर्षा फॉर सम कंसिडरेशन हर्षा में हैव कंपोज सम पीसेज, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर्षा यानी कि बहुत सारे यानी कि पोइट्स जो थे उसके बारे में कंपोज किया, बहुत सारे पीसेस को जोड़ जोड़ कर कविताएं बनाई गई। बट प्रोवर्ब गोज टू द रॉयल ऑथर्स, ओनली हाफ ऑफ द ऑथर्स, ऐसे सिंपल है। इन बोथ एंशिएंट एंड द मेडाइवल टाइम्स, यानी कि प्राचीन भारत और यानी कि मध्य भारत की बात करें, उसमें यानी कि वेरियस टाइप के अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग द लिटरेरी अटेनमेंट्स वर एस्क्राइब्स टू बी किंग, द ऑर्डर बूस्ट हिज इमेज, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजिंग पैटर्न इनिशिएटेड द हरिसेना इन टाइम Samudragupta became a common and well established under the Harsha. Eventually, the object of such cases was not only in that win the favor of the king, but also validate the exalt position in the eye of the rival subject. सिंपल है, इसको एक बार कर लेना, बाकी मैंने तो पढ़ाई दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए लेक्चर में नए विचारों के साथ।